तो प्रीवियस मीटिंग में मैट्रिसेस के इन्वर्स की बात की थी डिटेल में, और मैट्रिसेस से को लेके उन इन्वर्स को लेके उनके उनसे रिलेटेड जो डिफरेंट कंडीशंस या प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी वो डिटेल में डिस्कस की थी। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। और रो ऑपरेशंस कॉलम ऑपरेशंस और एक जैसे ही होते हैं, और इनको यूज़ करने के बाद जो हमें रिजल्ट्स हम मिलते हैं, या जहाँ जिन मेथड्स पे हम रो कॉलम ऑपरेशन यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करने से उन जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं। इसलिए हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा रो ऑपरेशन की तरफ ही होगा। लेकिन मैं आपको कॉलम ऑपरेशन भी बताऊंगा कि वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल रो ऑपरेशन जैसे ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रो ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ कि मैट्रिसेस में रो ऑपरेशन जो है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 3 ऑपरेशन जो है लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, डेफिनेशन जो एक्चुअली लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये जो 3 ऑपरेशन यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इन 3 ऑपरेशन को हम कहते हैं रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो पहला ऑपरेशन क्या है किसी मैट्रिक्स के ऊपर, कि इंटरचेंज एनी ऑफ 2 रोज। ठीक है, कि हम किसी मैट्रिक्स की किसी भी दो रोज को जो है आपस में इंटरचेंज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको इन ऑपरेशन को हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो हम किसी मैट्रिसेस की किसी भी 2 रोज को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी 2 रोज को आपस में चेंज कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज करने के बाद मैट्रिक्स आपस में इक्वल आएगा। ये जस्ट ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी मैट्रिक्स के ऊपर आप ऑपरेशन जो है वो कौन कौन से लगा सकते हैं, रो ऑपरेशन कौन से लगा सकते हैं, जब आपसे ये कहा जाए कि रो ऑपरेशन लगा के कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 एंड 2, दूसरा लिखा हुआ है 0 1 और 2। तो आप उस मैट्रिक्स की किसी भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज करता हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 0 1 2 और 1 2 और 2। तो अब आपने मैं जब 2 रोज को आपस में चेंज किया, देखिए मुझे एक नया मैट्रिक्स मिल गया। अब ये जो नया मैट्रिक्स है ये पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो जो अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2 रोज को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप 2 रोज का आपस में इंटरचेंज करेंगे तो आपका मैट्रिक्स जो है वो सेम ही मिलेगा। मैट्रिक्स आपको डिफरेंट ही मिलेगा। जैसे मैं आपको ऑपरेशन बता रहा हूँ कि जब आप के क्वेश्चन में रो ऑपरेशन की बात हो रही होगी तो आप मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो लगा सकते हैं। और जब आप किसी मैट्रिक्स के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन लगाया इस मैट्रिक्स के ऊपर कि इस मैट्रिक्स से 2 रोज को आपस में चेंज कर दिया है। तो जब आप कोई नया मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसको आप लोगों ने इक्वल नहीं लिखना, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि हमें इक्वल मैट्रिक्स नहीं मिलता। इक्वल नहीं लिखना, दरमियान में क्या लिखना है, दरमियान में अपने ये वाला सिंबल लगाना है, ये इक्विवेलेंट वाला, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसको कहेंगे ये वाला जब मैट्रिक्स है ये दूसरे मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट बोलेंगे, इसको इक्वल नहीं बोलेंगे। तो जब इक्विवेलेंट वाला सिंबल यहाँ पे दरमियान में लगा देंगे, ऊपर आर का आर लिख देंगे यहाँ पे, तो फिर पढ़ने वाले को चेक करने के बाद चल जाएगा कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। बल्कि स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने इस मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन लगाया कोई ना कोई, और ऑपरेशन लगाने के बाद ये वाला मैट्रिक्स जो है वो उसने लिखा है। तो ये वाला जो सिंबल दरमियान में लगाएंगे आप इक्विवेलेंट वाला, और उसके ऊपर स्मॉल आर लिख देंगे, वो ये बताएगा कि स्टूडेंट ने क्या किया, रो ऑपरेशन जो लगाया, रो ऑपरेशन लगाने के बाद इस मैट्रिक्स के ऊपर उसने कोई और मैट्रिक्स जो है वो लिखा है। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसको हम कहेंगे कि पहले मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। और दरमियान में आप लोगों ने इक्वल का सिंबल नहीं लगाना बल्कि इक्विवेलेंट का सिंबल लगा के ऊपर आर जो है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और डिटेल में जरा इसकी समझ आ जाएगी। फिलहाल आप जैसे ये पढ़ें फिलहाल यहाँ पे कि किसी मैट्रिक्स के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो लगा सकते हैं, रो ऑपरेशन। तो पहला रो ऑपरेशन ये है कि आप किसी मैट्रिक्स की कोई सी भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल की थी, यहाँ पे मैंने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया था। तो जब आपने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करेंगे तो आपने साथ में लिख के ही बताना है कि आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया है और क्या किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया तो मैं साइड पे यहाँ पे लिखूंगा बाय R1, R1 के बेस पे जो है वो सबस्क्रिप्ट में छोटा सा लिख देंगे 1 और 2, यानी कि 12 लिख देंगे। 12 इसको बोलेंगे नहीं लेकिन R12 बोले पढ़ेंगे इसको। तो बाई R12 लिख देंगे। तो बाई R12 का मतलब ये होगा कि आपने चेक करने वाले को या पढ़ने वाले को बता दिया कि आपने क्या किया है। R12 का मतलब ये होगा कि आपने उसको बताया है कि आपने रो 1 और रो 2 को जो है वो इंटरचेंज किया है। और इन जनरल अगर आप RIJ क्या डिनोट करेगा, RIJ ये डिनोट करेगा कि आपने क्या किया, ith रो
को जेथ रो के साथ क्या किया है, इंटरचेंज किया। जैसे यहाँ पे मैंने R12 लिखा था, R12 का मतलब ये था कि मैंने ये बताया है कि मैंने पहली रो और दूसरी रो को जो है आपस में इंटरचेंज किया है, ठीक है। इस तरह इन जनरल RIJ का क्या मतलब होगा, RIJ का मतलब ये होगा कि आपने ith रो और jth रो को क्या किया, आपस में इंटरचेंज किया है। तो एक तो ये ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन आप किसी मैट्रिक्स के ऊपर लगा सकते हैं जब आपको रो ऑपरेशन लगाने की बात की गई होगी आपके क्वेश्चन में। और दूसरा ऑपरेशन ये है कि आप किसी भी रो को जो है वो मैट्रिक्स की किसी भी रो को किसी नॉन जीरो रियल या कम्प्लेक्स नंबर से जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगेन आप किसी मैट्रिक्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझाने में आसानी हो। ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसकी एंट्रीज हैं, इसकी दो रोज हैं। इसकी जो दो रोज है, इसमें दोनों रोज में से किसी भी रो को मैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से जो है वो रियल या कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसका जो मैट्रिक्स जो दूसरी रो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं R लिख देता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ और इस मैट्रिक्स की जो दूसरी रो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहली रो को मैंने कुछ नहीं किया, दूसरी रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये हमें मैंने क्या किया, दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब दूसरी रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, मैंने दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है। पेपर के ऊपर जब आपने लिखना है कि आप लोगों ने क्या किया है, कौन सा ऑपरेशन किया है, तो आप लोगों ने कैसे बताना है, जब मल्टीप्लिकेशन वाली बात होगी आप लिखना है बाय 2 टाइम्स R2। जब ये लिख देंगे तो पढ़ने वाले को चेक करने में कोई बात चल जाएगा आपने क्या किया है, जो R2 है सेकंड रो उसको आपने क्या किया, उसको आपने नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो सेकंड रो ऑपरेशन ये है कि आप मैट्रिक्स की रो को किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इन जनरल अगर आपने बताना हो कि इन जनरल KRI है, KRI का क्या मतलब होगा कि आपने ith रो को जो है वो के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, और की याद रखने की आपके पास जो है वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो नंबर कोई भी हो सकता है, चाहे वो बटे वाला हो, चाहे वो माइनस वाला हो, चाहे प्लस वाला हो, लेकिन बस नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो के इन जनरल के इंटू RI का मतलब ये होगा कि आपने ith रो को जो है वो मल्टीप्लाई किया है के साथ, और के आपके पास नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ये है दूसरा रो ऑपरेशन। और तीसरा रो ऑपरेशन ये है आपके पास यहाँ पे कि आप जो है वो किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको किसी दूसरी रो में जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास जो है वो तीसरा रो ऑपरेशन है। फिर मैं बता दूं कि किसी भी रो को या किसी भी रो के स्केलर मल्टीपल को आप किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी रो के स्केलर मल्टीपल का मतलब ये है कि आप किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप किसी दूसरी रो में जो है उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये मैट्रिक्स से पहले लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, जो पहली रो है उसको लेट से 3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको दूसरी रो जो है उसमें ऐड करता हूँ। तो ठीक है, तो मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पहली रो है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको दूसरी रो में ऐड करता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं क्या करने लगा हूँ, मैं क्या करूँगा, पहली रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3R1। इसका मतलब क्या है कि मैंने पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या करना है, उसको R2 दूसरी रो में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय R2 प्लस R3, बाय R2 प्लस R3 का क्या मतलब होगा कि ये जो बाय R2 प्लस 3R1 का क्या मतलब होगा कि जो 3R1 है इसको आपने किस में ऐड किया हुआ है, R2 में ऐड किया हुआ है। ये लिख के बता दिया मैंने, पहले मैं आपको बोल के बताया था कि मैं क्या करने लगा हूँ, पहली रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको दूसरी रो में ऐड करने लगा हूँ। और यही बात अगर लिख के बतानी हो तो कैसे बताएंगे कि पहली रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, उसको R2 में ऐड कर देंगे, ये ऐड किया हुआ है R2 में। तो ये लिख के बता दे, जब कहीं अगर ये कहीं ये लिखा होगा R2 प्लस 3R1, तो वहाँ आपको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ में आ जाएगी कि ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ है। तो ऑपरेशन यहाँ पे यही मैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स के ऊपर लगा के भी आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। आप लोगों ने R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो R1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है दूसरे नंबर पे 6 मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको दूसरे नंबर पे 6 मिलेगा। जब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेंगे। इनको क्या करना है, 3R1 को क्या करना है, R2 में ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, फिर नंबर्स को फिर करस्पॉन्डिंगली जो है वो R2 में ऐड करते हैं। तो पहली रो तो वैसी रहेगी, यहाँ पे 1 2 चेंज क्या किया हमने, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको R2 में ऐड किया है।
तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 366। इसको हम ऐड करेंगे R2 में, R2 में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 3 जब 0 में ऐड होगा तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 6 जब 1 में ऐड होगा तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा। और ये वाला 6 जब 2 में ऐड होगा तो आंसर हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, R1 जो थी उसको 2 साइड पे करनी है आपने सारी ये वाली कैलकुलेशन, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ तो आप जो है लेफ्ट पेंसिल से ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर साइड पे कहीं और कर सकते हैं कि R1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 3 आया है, फिर 6 आया है, फिर 6 आया है, ये R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, R2 में ऐड कर देना है, R2 ये वाली है, R2 में ऐड करेंगे तो 3 जब 0 में ऐड होगा तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। 6 जब 1 में ऐड होगा तो आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा। उसके बाद 6 जब 2 में ऐड होगा तो आंसर हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा। तो साइड पे आपने क्या करना है, R1 को किसी नंबर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का कहा गया है या आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उससे साइड पे मल्टीप्लाई करके वो लिख लें। फिर लिखने के बाद उसको जो है वो बारी बारी करके R2 में ऐड करके उसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कहने की आप दूसरे लोग करते हैं, ये आपका रफ वर्क है, इसको आप लेफ्ट पैर से कर सकते हैं या पेज पे लाइन लगा के साइड पे कर सकते हैं। जो नीट वर्क है, नीट वर्क आपका कौन सा है, मैं आपको जरा यहाँ पे जो है वो थोड़ा मिटा के बताता हूँ। यही जो है ना बस आपका ये, बल्कि बॉक्सेस भी नहीं लगेंगे यहाँ पे, सर्कल भी नहीं लगेगा ये वाला इस तरह। तो यही ऑलमोस्ट जो है आपका क्या है, नीट वर्क है कि आप लोगों ने जस्ट ये बताना है कि आपने क्या किया, R2 में 3R1 को ऐड किया है और जब ये इसकी R2 सॉरी R2 में 3R1 को ऐड किया था, आप क्या करेंगे, सारा बाकी जो वर्क मैंने मिटा दिया आप उसको रफ वर्क में करेंगे। रफ वर्क में आप क्या करेंगे, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके जो आंसर आएगा उनको R2 के एलिमेंट्स में ऐड करके ये वाला आंसर जो है पूरे का मैट्रिक्स जो है डायरेक्ट लिख देंगे। सारा रफ वर्क जो है आपको सोल्यूशन में यहाँ पे जो है ना, जहाँ पेज कर रहे होंगे वहाँ पे आपको रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप साइड पे लाइन लगा के वहाँ पे जो है सारा अपना रफ वर्क जो है वो कर सकते हैं, या फिर लेड पेंसिल जो है वो रफ वर्क वहाँ पे करके बाद में उसको इरेज कर दें, ताकि आप जस्ट जो है वो जो प्रोसीजर आपने किए हुए हैं, जो स्टेप किए हुए हैं आप लोगों ने, उनके जो आंसर आ रहे हैं जैसे आप वही लिखें, बाकी रफ वर्क जो है वो ना करें। इस रिलेटेड डिटेल में एक एग्जाम्पल भी की हुई है, वो एग्जाम्पल में भी आपको करके बताता हूँ कि किस तरह रो ऑपरेशन लगे हुए हैं, रो ऑपरेशन लगे हुए हैं। उस एग्जाम्पल को देख के भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। और यहाँ पे ये वही बात लिखी है यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि m क्रॉस n मैट्रिक्स जो आपको नया मिलता है, ए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसके ऊपर जब आप कोई रो ऑपरेशन लगाएंगे तो रो ऑपरेशन लगाने के बाद आपको कोई नया मैट्रिक्स बी मिलता है। उस नए मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो रो इक्विवेलेंट टू है बी के, ठीक है। इफ बी इज obtained from A by performing finite number of elementary row operations on A। तो आपको जो आप जब किसी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन लगा के कोई नया मैट्रिक्स जब हासिल करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली यहाँ पे लिखा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को देख लें। इस मैट्रिक्स में मैंने पहले मैट्रिक्स कौन सा लिया था, ये सारा रेज करता हूँ यहाँ पे। पहले मैंने मैट्रिक्स लिया था यहाँ पे ये वाला, इस मैट्रिक्स के ऊपर मैंने रो ऑपरेशन लगाया, रो ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे ये वाला मैट्रिक्स मिल गया। जो नया मैट्रिक्स मुझे मिला है, इस मैट्रिक्स को मैं कहूँगा कि ये रो इक्विवेलेंट टू है पहले वाले मैट्रिक्स के। इक्वल नहीं है, मैंने आपको पहले बताया इक्वल नहीं होते, इसलिए आपने इक्वल नहीं बोलना है इनको, आपने ये कहना है ये जो नया मैट्रिक्स मिला है रो इक्विवेलेंट टू है पहले वाले मैट्रिक्स के, जिसके ऊपर आप लोगों ने रो ऑपरेशन जो है वो लगा के ये बाद वाला मैट्रिक्स जो है वो हासिल किया था। तो यही बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है इसके एंड पे। अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अब और बी जो है आपके पास कोई और मैट्रिक्स है, बी को हम कहेंगे कि वो रो इक्विवेलेंट टू है ए के। कब कहेंगे, जब बी आपको कैसे मिलेगा, बी आपको जो है ए के ऊपर जो है कोई रो ऑपरेशन लगाने के बाद मिलेगा। तो जो नया मैट्रिक्स आपको रो ऑपरेशन लगाने के बाद मिलता है उसको कहते हैं को पहले वाले मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है। ये सिंपल वर्ड में आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि रो ऑपरेशन लगाने के बाद जब आपको नया मैट्रिक्स मिलता है, हम कहते हैं वो नया मैट्रिक्स है पहले वाले मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है, जिसके ऊपर आपने रो ऑपरेशन लगा के जो बाद वाला मैट्रिक्स जो है वो हासिल किया था, ठीक है। और ये होगी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट एशेलॉन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन है, वो भी मेरे ख्याल से भी कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो का एग्जांपल है उसमें एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म भी जो है इन्वॉल्व हो रही है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स वो क्या होती है। अभी फिलहाल हम लोगों ने जो है जस्ट रो ऑपरेशन पढ़े हैं। रो ऑपरेशन कौन से पढ़े हैं, 3 पढ़े थे। मैं फिर एक बार फिर से रिपीट कर दूं आप लोगों को कि किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी 2 रोज को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं।
जिन भी दो रोज़ को इंटरचेंज करेंगे आपने उनको इस तरह लिख के बताना है कि आपने किन दो रोज़ को इंटरचेंज किया है। उसके अलावा मैट्रिक्स की किसी भी रो को हम किसी भी नॉन ज़ीरो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जिस भी रो को जिस भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपने उसको इस तरह लिख के बता देना है कि आपने कौन सी रो को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद किसी एक रो को जो है हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी और रो में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशन लिखा है लेकिन हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर आपने वो भी लिख के बताना है कि आपने कौन सी रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है और उसको किस रो में जो है वो आप लोगों ने ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया था, मैंने लिखा था R2 प्लस 3R1, इसका मतलब ये था कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है उसको R2 में ऐड किया है, फिर आपने फिर नया मैट्रिक्स लिखा है। तो लिखने का तरीका भी आप लोगों को आना चाहिए। 3 ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स किस टाइप के मैट्रिक्स को कहते हैं। यहाँ पे लिखी डेफिनेशन, एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एशेलॉन फॉर्म के लिए देखने आप मैट्रिक्स का उसके मैट्रिक्स होना लाजमी नहीं है, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो किसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो एशेलॉन फॉर्म में है, कब कहेंगे, जब वो ये वाली दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको हम कहेंगे कि वो एशेलॉन फॉर्म में लिखा हुआ है, तब कहेंगे जब वो ये दो वाली कंडीशन जो है उसके एलिमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हों। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है, तो उस मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो अबव होनी चाहिए जीरो रोज के। ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव दी जीरो रोज। अब जीरो रोज कौन सी होती हैं, ऐसी रोज जिनमें सारे के सारे एलिमेंट जो है जीरो होते हैं उनको जीरो रोज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स अगर जिसमें एक तो ये कंडीशन हो कि उसमें जितनी भी जीरो रोज हैं वो सारी की सारी जो है वो नीचे हों, और जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो जीरो रोज के ऊपर हो। तो पहली कंडीशन ये हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको स्क्रीन में लिखा नजर आ रहा होगा ये मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में जितनी भी जीरो रोज थी वो क्या है, एंड पे हैं। और जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं, नॉन जीरो रोज उनको कहते हैं जिनमें कम से कम एक एलिमेंट जो है नॉन जीरो आ रहा है। जैसे इस रो को देख लें, इसमें 9 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, इसमें देख लें इसमें 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। जीरो रोज उन रोज को कहते हैं जिनमें सारे के सारे एलिमेंट जो है वो जीरो हो, और नॉन जीरो रोज उनको कहते हैं जिनमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हो। तो इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसमें जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो क्या है, अबव हैं जीरो रोज के। और यही क्या है, पहली कंडीशन है आपकी एशेलॉन फॉर्म की, कि जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो क्या होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए जीरो रोज के। तो एक कंडीशन मैट्रिक्स के ऊपर ये होनी चाहिए उसके एलिमेंट्स के ऊपर। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, कोई भी रो लिखी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें ये रो लिखी हुई है नॉन जीरो रो, इसकी पहले नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, इसकी पहले नॉन जीरो एंट्री जो है वो क्या है, 5 है। ठीक है, उसके बाद जो अगली नॉन जीरो रो है उसकी पहले नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, उसकी पहले नॉन जीरो एंट्री क्या है, वो 9 है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये जो पहले वाली नॉन जीरो रो थी उसकी पहले नॉन जीरो एंट्री किया है, वो जो दूसरी वाली रो थी उसकी नॉन जीरो एंट्री से पहले है। देखें ये वाली जो पहली रो की पहले नॉन जीरो एंट्री किस नंबर पे, कह ले कि दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और जो उसके बाद नॉन जीरो रो आ रही है उसकी जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो क्या आ रही है, वो तीसरे नंबर पे है। तो जो बाद में वाली नॉन नॉन जीरो रोज आएंगी उनकी जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी उनसे पीछे वाली जो रोज है उनसे आगे होनी चाहिए। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, दी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, इज टू दी राइट ऑफ दी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ईच ऑफ द प्रीसीडिंग रो। प्रीसीडिंग रो का मतलब होता है जो उससे पीछे आ रही हैं, प्रीसीड करते जो उनको फॉलो कर रही होती हैं। तो जो पीछे वाली रो है उसकी पहले नॉन जीरो एंट्री जो है, उसके बाद जो अगली रो है उसकी जो नॉन जीरो एंट्री है, अगली रो की नॉन जीरो एंट्री जो पीछे वाली जो नॉन जीरो एंट्री है उसके राइट में होनी चाहिए, और हमेशा ऐसा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं तभी हम कहेंगे आपका मैट्रिक्स जो है एशेलॉन फॉर्म में है, अदरवाइज एशेलॉन फॉर्म में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप दूसरे मैट्रिक्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स, इसमें भी देख लें जितनी भी जीरो रोज थी वो सारी की सारी एंड पे हैं, और जितनी भी नॉन जीरो रोज थी वो सारी क्या है, इनसे ऊपर लिखी हुई हैं, 3 लिखी हुई हैं। तो एक पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो नॉन जीरो रोज आ रही हैं यहाँ पे कितनी है, 3 है। एक नॉन जीरो रोज ये है, दूसरी नॉन जीरो जो ये वाली है, और तीसरी नॉन जीरो जो है वो ये वाली है। वो क्या होनी चाहिए, जब भी आप ऊपर से मूव करना शुरू करेंगे, नॉन जीरो रोज से नीचे तक मूव करना शुरू करेंगे, तो जो पहली नॉन जीरो रो है उसकी जो पहली नॉन जीरो एंट्री है उसके बाद जो से अगली नॉन जीरो रो आएगी
उसकी जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो पिछली वाली नॉन जीरो एंट्री से आगे ही होनी चाहिए, कहने कि उसकी राइट साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप अगली नॉन जीरो रो की तरफ मूव करेंगे, जब या कहने कि तीसरी नॉन जीरो रो की तरफ जाएंगे आप, तो उसकी जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी वो क्या होगी, उससे जो पीछे वाली नॉन जीरो रो की पहली एंट्री थी उससे राइट साइड पे होनी चाहिए या उससे आगे होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ जो है हमेशा नॉन जीरो रो में जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस तरह की कंडीशन अगर दो सेटिस्फाई हो रही हैं किसी मैट्रिक्स के केस में, उसको हम कहते हैं वो क्या है, वो एशेलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये तो गया एशेलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। उसके अलावा यहाँ पे जो पहली नॉन जीरो एंट्री आती है किसी भी एशेलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ पे 5 आ रहा था, यहाँ पे 9 आ रहा था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 1 है। ये जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आती है किसी भी नॉन जीरो रो में, उस नॉन जीरो एंट्री को हम क्या कहते हैं, वो उस रो का पीवट है। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन। In an echelon matrix, the first non-zero entry of a row is called a pivot। तो यहाँ पे पहली जो नॉन जीरो रो है उसका पीवट क्या है, 5 है। जो दूसरी नॉन जीरो रो है उसका पीवट 9 है। और यहाँ पे जितनी भी नॉन जीरो लिखी हुई हैं सब का पीवट क्या है, वो 1 है। तो ये है एशेलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जो पहला नॉन जीरो एंट्री होती है उसको पीवट कहते हैं। अगर आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स मिलता है या इस फॉर्म में को आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स मिलता है जिसका जिसकी जिसका पीवट एलिमेंट जो है हमेशा 1 ही है, तो ऐसे और उसके जो पीवट एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाली एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो रिड्यूस एशेलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फिर दोबारा थोड़ा सा फर्क क्लियर कर दूं कि जो एशेलोन फॉर्म क्या होती है कि उसमें जो नीचे वाले सारे के सारे जीरो हों और ऊपर वाले सारी एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हों, रोज जो है नॉन जीरो हों। जो पहली नॉन जीरो रो है उसका जो पहला नॉन जीरो नंबर है उससे अगली वाली जो नॉन जीरो रो है उसका जो पहला नॉन जीरो नंबर है उससे पीछे होना चाहिए, या कहने के अगली वाली का जो नॉन जीरो रो है वो पहली वाली रो से आगे होना चाहिए। और इस तरह की अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उनको एशेलोन फॉर्म मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे पिवट एलिमेंट क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और यहाँ पे पिवट एलिमेंट 9 बन जाएगा। अगर आप किस देखते हैं किसी मैट्रिक्स में ये खास बात पाई जा रही है कि उसका पिवट एलिमेंट क्या हमेशा 1 बन रहा है, और जो पिवट एलिमेंट है उसके ऊपर वाले नंबर्स और नीचे वाले नंबर जो हैं वो भी जीरो बन रहे हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, वो रिड्यूस एशेलोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स है। अगर पहले एग्जांपल वो देखें तो यहाँ पे जो पिवट एलिमेंट है वो 5 है, उसके नीचे वाले क्या हैं, जीरो हैं। अगर आप दूसरी रो के पिवट एलिमेंट को देखें तो इसका पिवट एलिमेंट 9 है, इससे नीचे वाले जीरो है लेकिन ऊपर वाला एलिमेंट जो है जीरो नहीं है। इसलिए ये जो है वो रिड्यूस एशेलोन फॉर्म जो है और ये वाली जो है वो नहीं है। लेकिन जो ये वाला मैट्रिक्स है ये आपके पास ये रिड्यूस एशेलोन फॉर्म है। और उसके अलावा अगर एशेलोन फॉर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है ये आपके पास ये एशेलोन फॉर्म भी है, और जो आपका दूसरा मैट्रिक्स है वो भी आपके पास एशेलोन फॉर्म है। जो रिड्यूस एशेलोन फॉर्म मैट्रिक्स बनता है वो एशेलोन फॉर्म भी लाजमी होता है, क्योंकि एशेलोन फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें पहले रिड्यूस एशेलोन फॉर्म बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, पहले एशेलोन फॉर्म जो है वो उस मैट्रिक्स की बनानी पड़ती है। एशेलोन फॉर्म बनाने के बाद जो है हमें पिवट एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट जो है जीरो बनाने पड़ते हैं, तभी हमें जो है नया मैट्रिक्स मिलता है उसको हम रिड्यूस एशेलोन फॉर्म जो है वो कहते हैं। अब डेफिनेशन तो ये एप्सिलॉन और डोसेशन फॉर्म की हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो डेफिनेशन को समझने में या एग्जांपल को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आ रही है यहाँ पे। तो मैं खुद से जो है ना कुछ और मैट्रिसेस यहाँ पे लिखता हूँ एज एग्जांपल, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो सके कि एप्सिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और रिड्यूस एशेलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं खुद से अब कुछ नए मैट्रिसेस लिखता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो सके कि एशेलोन फॉर्म और रिड्यूस एशेलोन फॉर्म में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ की मैट्रिक्स लिखता हूँ, इसकी एंट्रीज हैं लेट्स से 0 1 2 0, इसकी एंट्री है -1 0, और उसके अलावा 1 2, इसकी एंट्री क्या है 0 0, और लेट्स से 0 और 3। अब ये मैट्रिक्स जो है वो अब देखना है कि हमने एशेलोन फॉर्म है या दूसरा एशेलोन फॉर्म है। तो सबसे पहले हम एशेलोन फॉर्म चेक करते हैं। एशेलोन फॉर्म की पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि अगर उसमें कोई जीरो रोज आ रही हैं तो सारी की सारी एंड पे होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी जीरो रो नहीं आ रही, इसलिए वो कंडीशन जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि जितनी भी आपकी जो नॉन जीरो रोज आ रही हैं उनका जो उनकी जो पहली एंट्री है, पहली नॉन जीरो एंट्री है, या कहने की जो पीवट एलिमेंट है, वो जब उसके बाद वाली जो रो आएगी उसका जो पीवट एलिमेंट है उससे पीछे होना चाहिए, या जो बाद वाली रो आ रही है उसका पीवट एलिमेंट जो है पहली वाली रो की जो पीवट एलिमेंट है उससे आगे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये जो पहली नॉन जीरो रो है ये वाली, इसका पीवट एलिमेंट क्या है, पीवट एलिमेंट मीन्स जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है इसका पीवट एलिमेंट 1 है, इसका पीवट एलिमेंट -1 है, इसका पीवट एलिमेंट जो है वो 3 है।
पिवट एलिमेंट फिर बता दूँ वो वाला एलिमेंट जो किसी नॉन जीरो रो में सबसे पहले आता है। तब यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि देख लें, इसका जो पहली रो का जो पिवट एलिमेंट है वो क्या है, वो वो दूसरे नंबर पे है, और जो इसके बाद वाली जो रो आ रही है उसका पिवट एलिमेंट जो है वो पहले नंबर पे है, तो वो पहले हो गया, तो वो पहले नहीं होना चाहिए। जो दूसरी नॉन जीरो रो आ रही है उसका पिवट एलिमेंट जो है वो अपनी वाले पिछले उससे पीछे जो नॉन जीरो रो आ रही थी उससे आगे ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रोज को जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे रो ऑपरेशन लगा के इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, ये R1 और R2 को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे ताकि उनके पिवट एलिमेंट की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं यहाँ पे बाय R1 2 इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, R2 जो है पहले नंबर पे आ जाएगी -1 0 1 और 2। उसके बाद R1 दूसरे नंबर पे आ जाएगी 0 1 2 और 0। और तीसरी जो है फिलहाल वैसे की वैसे ही है 0 0 0 और 3। ठीक है। अभी हम इस मैट्रिक्स को देखें कि आपके पास ये एशेलॉन फॉर्म बनी है नहीं बनी। तो नॉन जीरो रोज जीरो रोज तो इसमें कोई है ही नहीं। दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं। दूसरी कंडीशन ये है कि पिवट एलिमेंट जो है वो आपके जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे पिवट एलिमेंट भी आपके अगली वाली पोजीशन पे आने चाहिए, पीछे नहीं होने चाहिए प्रीवियस रो से। तो अब देखते हैं यहाँ पे पिवट एलिमेंट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे पिवट एलिमेंट आपका -1 है, यहाँ पे पिवट एलिमेंट आपका +1 है, यहाँ पे पिवट एलिमेंट आपका 3 है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आपकी वो सीढ़ियों टाइप की बन रही है, स्टेयर टाइप की बननी है ये वाली। इस तरह की अगर सिचुएशन बन रही होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके जो पिवट एलिमेंट आ रहे हैं वो पिछले पिवट एलिमेंट से आगे ही आ रहे हैं। तो ये वाली फिर क्या होगी, आपकी जो एशेलॉन फॉर्म की जो सेकंड कंडीशन है ये वाली आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो मैंने दूसरा मैट्रिक्स अब लिखा है, ये वाला मैट्रिक्स ये क्या है, एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक है। अब अगर इसी मैट्रिक्स को अगर हम चेक करें कि ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है या नहीं, तो ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन क्या है कि जब आप मैट्रिक्स का जो पिवट एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और उसके अलावा उसके जो पिवट एलिमेंट होता है उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए। तो यहाँ पिवट एलिमेंट जो है वो क्या है, -1 है। इसको हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगा के 1 बनाएंगे। 1 कैसे बना सकते हैं, अगर आप जो है वो रो 1 को जो है वो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो रो 1 है वो उसके साइन चेंज हो जाएगा। आपका पेपर एलिमेंट जो -1 था वो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको जो है वो रो ऑपरेशन लगा के उसको भी आप +1 बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पिवट एलिमेंट पहले से ही +1 है। उसके अलावा यहाँ पे पिवट एलिमेंट 3 है, इसको भी आप +1 बना सकते हैं अगर आप जो है R3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, रो ऑपरेशन लगा के 1 बना सकते हैं। हमने क्या करना है, रो ऑपरेशन वगैरह लगाने हैं। और रो ऑपरेशन लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो पिवट एलिमेंट है वो क्या बने, 1 बने। यहाँ पे भी 1 आए, यहाँ पे भी 1 पहले से ही है और यहाँ पे भी 1 आए। और उसके बाद जो पिवट एलिमेंट है उनके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स भी 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे जो 1 आएगा उसके नीचे वाले पहले से 0 है तो 0 बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी जो 1 आया हुआ है उसके भी ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट पहले से 0 है तो यहाँ पे भी 0 बनाने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा ये वाला जो पिवट एलिमेंट है इसके नीचे तो कोई है नहीं, लेकिन ऊपर वाले जो है वो सारे एलिमेंट 0 नहीं है। यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो 0 नहीं है। तो इस 0 का भी हम जो है रो और कार्बन रो ऑपरेशन लगा के 0 बना सकते हैं। रो ऑपरेशन कैसे लगाने हैं वो डिटेल में आपको फिर एग्जांपल में करवाऊंगा। तो रो ऑपरेशन लगा के आप इसको भी 0 बना सकते हैं। जब आप इसको भी 0 बना देंगे, इस 2 को भी जो है वो यहाँ पे जब आप -1 बना देंगे, थोड़ा मैं रेज कर दूँ यहाँ पे, जब आप रो ऑपरेशन लगा के इस -1 की जगह आप +1 बना देंगे, यहाँ पे 1 पहले से मौजूद है, इसकी जगह भी आप जब आप +1 बना देंगे और फिर ऑपरेशन लगा के इस 2 की जगह भी आप 0 बना देंगे, तो आपको फिर जो है वो नया मैट्रिक्स मिलेगा। और ऑपरेशन लगाने के बाद वो क्या बन जाएगी, ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाएगी। देख सकते हैं ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। कैसे है कि जितनी भी नॉन जीरो रोज थी वो एंड पे होनी चाहिए, तो नॉन जीरो रोज है, सॉरी जीरो रोज जो है एंड पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी जीरो रोज नहीं है, इसलिए वो वाला पहला केस फिलहाल यहाँ पे खत्म हो गया है। उसके अलावा जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं उनको अगर आप देखें तो उनकी जो पहली एंट्री है वो क्या है, 1 है। इसकी पहली एंट्री 1 है, इसकी पहली एंट्री 1 है। और किस तरह आ रही है, इस तरह आ रही है कि जो अगली नॉन जीरो आती है उसकी पहली एंट्री पिछली वाली नॉन जीरो एंट्री से आगे ही है। और उसके अलावा जो पिवट एलिमेंट है जो कि 1 था, उसके ऊपर नीचे वाले यहाँ पे भी सारे 0 हैं, यहाँ पे भी सारे 0 हैं और यहाँ पे भी सारे क्या हैं, 0 हैं। अब ये जो मैट्रिक्स की फॉर्म बनी है ये क्या बन गई है आपके पास, ये ड्यूस एशेलॉन फॉर्म की फॉर्म जो है वो बन गई है। इस तरह आगे नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कि एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में जो है वो क्या फ़र्क है। हम लोगों ने जो है वो किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में या एशेलॉन फॉर्म में जो है वो कैसे बनाना है।
तो नेक्स्ट ये एग्जांपल की हुई है, यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स आपको दिया गया है एग्जांपल नंबर 18, और इसको उन्होंने कहा गया है कि आप लोगों ने जो है मैट्रिक्स ऑपरेशन लगा के आप लोगों ने जो है वो रिड्यूस करना है एशलोन फॉर्म में। रिड्यूस का मतलब यही होगा कि आप लोगों ने मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन जो है वो लगाने हैं। तो जब भी कहीं बात होगी कि रिड्यूस करें मैट्रिक्स को किसी फॉर्म में, इसका मतलब यही होगा कि आप लोगों ने रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के जो है वो उस मैट्रिक्स को जो है वो एशलोन फॉर्म में या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है या रिड्यूस करना है। लेकिन मोस्टली हम जो है रो ऑपरेशन ही लगाएंगे, क्योंकि अगर आप कॉलम ऑपरेशन भी लगाएंगे तो दोनों ऑपरेशन जो है मिक्सअप हो जाएंगे, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आएगी। क्योंकि फिलहाल हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में फिलहाल हमारा फोकस जो है वो रो ऑपरेशन के ऊपर ही होगा। तो रो ऑपरेशन लगा के हम मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स लिखा है आप देख सकते हैं, ये एशलोन फॉर्म में नहीं है। इसमें जो नॉन जीरो रोज है, इनमें जो पिवट एलिमेंट्स आ रहे हैं वो वो कह रहे हैं बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहे हैं। देखिए इसका पिवट एलिमेंट 6 है, इसका पिवट एलिमेंट -4 है, इसका पिवट एलिमेंट 1 है। तीनों क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसका पिवट एलिमेंट 6 है तो अगली रो का जो पिवट एलिमेंट है वो पिछले वाले 6 से आगे होना चाहिए। पीछे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कोई ना कोई। उसके बाद उससे जो आगे अगली नॉन जीरो रो है उसका पिवट एलिमेंट जो है वो उससे पीछे वाले रो से भी आगे होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए या 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो फॉर्म एशलोन फॉर्म में चेंज करना है, इसको कैसे चेंज करना है और ऑपरेशन कैसे लगाने हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। वैसे फिलहाल तो ये आपको मैं डिटेल में जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में कराऊंगा। अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं समझा सकूँगा। मैं समझाऊंगा तभी मुझे जल्दी में समझाना पड़ेगा और आप लोगों को आसानी से समझ नहीं आएगी। फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इनवर्स वाला टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और उसके अलावा एशलोन और रिड्यूसर एशलोन फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है उसको दोबारा फिर से डिटेल में उसकी वर्डिंग पढ़ें, और उसकी एग्जांपल भी जो है ना हो सके अगर बुक में यहाँ कहीं लिखी हुई है या नेट पे लिखी हुई है तो उनको जो है वो सर्च करके उनके एग्जांपल को गौर से देखें कि किस तरह की मैट्रिक्स की फॉर्म जो है वो शेप बन रही हो तो हम उसको एशलोन फॉर्म कहेंगे। अगर किस तरह की बन रही होगी तो उसको हम रिड्यूस एशलोन फॉर्म कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखने एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, ये वाली उसको ट्रांसफॉर्म किया हुआ है एशलोन फॉर्म में। आप देख सकते हैं जो जीरो रोज थी वो एंड पे आ गई हैं, और नॉन जीरो रोज जो दो थी वो क्या है, वो उससे ऊपर है। और जो दो दो नॉन जीरो रोज हैं उनकी पहली एंट्री क्या है, 1 है। और ये जो दूसरी नॉन जीरो इसकी पहली एंट्री इसकी भी क्या है, 1 है। और ये अब क्या होगा, ये वाला 1 पहली रो की पिवट पिवट एलिमेंट है और ये वाला 1 जो दूसरी रो का पिवट एलिमेंट है। और इनमें तरतीब क्या आ रही है, ये दूसरी रो का पिवट एलिमेंट पहली रो से थोड़ा सा आगे है। सीढ़ी अगर देखे ना ये वाला, ये इस तरह का लाइन लगाने का मतलब ये होता है, आपको नजर आ रहा होता है कि ये वाला क्या उससे आगे है, थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो एक स्टेप जो है उससे आगे। तो आगे होना चाहिए, एक स्टेप भी आगे हो सकता है, दो स्टेप भी आगे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना उससे आगे ही है। ये पिवट एलिमेंट अगर आगे नहीं है तो उसको आगे बनाओ, चाहे रोज को आपस में इंटरचेंज करके बनाओ या खुद से बाकी जो दो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन है उनको लगा के भी आप जो उनको आगे कर सकते हैं। तो ऑपरेशन यहाँ पे लगा के आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हर नॉन जीरो का पिवट एलिमेंट जो है उससे पीछे वाले जो रो है उससे आगे ही होना चाहिए। तो इसी प्रोसीजर को जब फॉलो करते जाएंगे ऑपरेशन लगाते हुए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैट्रिक्स की सारी रोज एलिमेंट जो 0 बन जाते हैं। अगर ऐसा कहीं पॉसिबल हो तो फिर आप क्या करना है, उस रो को आप लोगों ने एंड पे ले जाना है और नॉन जीरो रोज को आप लोगों ने ऊपर ही रखना है। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास इंडियन, ये आपके पास एशलोन फॉर्म है। ठीक है, ये वाली एशलोन फॉर्म क्यों है, क्योंकि जो एशलोन फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये रिड्यूस एशलोन फॉर्म नहीं है। ये रिड्यूस एशलोन फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि पिवट एलिमेंट ये वाला 1 है, इसके नीचे वाला एलिमेंट तो 0 है, लेकिन ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो 0 नहीं है। अगर हम ऊपर वाले 2 का भी रो प्रेशर लगा के 0 बना दें तो फिर आपको रिजल्टेंट में जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या बन जाएगा, रिड्यूस एशलोन फॉर्म वाला ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का सिंबल लगाया हुआ है, इक्वल का सिंबल नहीं लगाया क्योंकि आपको इक्वल मैट्रिसेस नहीं मिलते, डिफरेंट मैट्रिसेस मिलते हैं। तो खैर ये वाली जो एग्जांपल जो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए फिर जो है वो इतना ही काफ़ी है।